हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो इस चैप्टर के अंदर हम रिलेशंस के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और अब रिलेशन को एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी आती है फंक्शंस की। तो चैप्टर का जो अगला हिस्सा है वो पूरा का पूरा फंक्शंस के बारे में होगा और फंक्शंस की हमें बहुत ही डीप स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि 12th क्लास में इनका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो फंक्शंस के बारे में अच्छी तरह से समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन के बारे में हम लिखा हुआ देख रहे हैं वो ये है कि फंक्शंस और स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस। फंक्शंस जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं। मतलब कि अगर हम रिलेशन बनाते हैं और उनमें से कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन को सेलेक्ट करते हैं तो उन रिलेशंस को हम फंक्शंस कहेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फंक्शंस की होती क्या है। तो डेफिनेशन इस तरह से है कि अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज़ सेट टू बी फंक्शन। किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे कब? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी के अंदर सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा इमेज है तो फिर हम उस रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते। किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन तभी कह सकते हैं जब सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी के अंदर क्या होगी, सिर्फ एक ही इमेज होगी। अगर एक से ज़्यादा इमेज होती है तो हम उसे फंक्शन नहीं कह सकते। तो अगर डेफिनेशन से हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हम इसको एरो डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो नीचे दिए गए इन बेहतरीन एरो डायग्राम की मदद से हम इजीली समझ सकते हैं कि कौन से रिलेशन को फंक्शन कहेंगे और कौन से रिलेशन को फंक्शन नहीं कहेंगे। जैसे आप यहाँ पे रिलेशन 1 को देखिए, एलिमेंट 2 की जो इमेज है वो 1 है, एलिमेंट 3 की इमेज भी 1 है और एलिमेंट 4 की इमेज क्या है, 2 है। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट की सिर्फ एक एक इमेज है। ये देखिए जरा डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी के अंदर सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा इमेज हैं तो फिर हम उसे फंक्शन नहीं कह सकते। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि सेट ए के एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, जैसे 2 की सिर्फ एक इमेज है 1 और कोई इमेज नहीं है, 3 की भी बस एक ही इमेज है 1 और कोई इमेज नहीं है, 4 की भी बस एक ही इमेज है। तो एक एलिमेंट की एक इमेज होगी तो हम उसे फंक्शन कहेंगे और एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज होगी तो हम उसे फंक्शन नहीं कहेंगे। अब ज़रा बराबर वाले पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो एलिमेंट 2 देख रहे हैं आप सेट ए का, उसकी 2 इमेज हैं, एक ये बन रही है और एक नीचे बन रही है। तो ये जो 2 है ना, इसकी 2 इमेज बन रही है, एक 2 और दूसरी 4। 3 की एक ही इमेज है, 4 की भी एक ही इमेज है। लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट ए के हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होना ज़रूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे सेट ए के एक एलिमेंट की 2 इमेज बन रही हैं, तो इसलिए इस वाले रिलेशन को फंक्शन नहीं कहा जा सकता। ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है। तो उम्मीद है कि फ़ंक्शन के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, किसे फ़ंक्शन कहेंगे और किसे फ़ंक्शन नहीं कहेंगे। कुछ और एग्जांपल्स की मदद से भी हम फंक्शन को क्लियर करते हैं। इस पेज पर हमने ये पढ़ा है कि एक स्पेशल रिलेशन को ही फंक्शन कहा जा सकता है और ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे जिसमें सेट ए के हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होगी। अगर किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हो जाती हैं तो हम उसे फंक्शन नहीं कहेंगे। फंक्शन को और एक्सप्लोर करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। तो फंक्शंस को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे सामने एक बेहतरीन एग्जांपल लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या है। इफ़ x, y बिलोंग्स टू दिस सेट, x और y जो लिए जाएंगे दोनों इसी सेट से लिए जाएंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन इन द गिवन सेट। ये जो 2 सेट दे रखे हैं इनमें से कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा नहीं होगा ये पता लगाना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को लिख लेता हूँ और लिखने के बाद देखते हैं कि वो फंक्शन है या फिर नहीं है। तो फंक्शन तो मैंने लिख दिया है, अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? y = x + 1 लिखा है, y जो है वो x से एक ज़्यादा होगा।
तो यानी कि अगर आप x1 लेते हैं उस सेट में से तो y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x अगर 2 लेते हैं तो y 3 हो जाएगा, 3 लेते हैं तो 4 हो जाएगा, और 4 लेते हैं तो 5 हो जाएगा। लेकिन हमें एक बात ध्यान देने वाली होगी कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा जो सेट है x और y दोनों उसी के अंदर से आने थे। अब y जो है वो 5 आ रहा है और 5 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन सकता। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और सिर्फ यहीं पे ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमने F1 को तैयार कर दिया है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये एक फंक्शन है या फिर नहीं है। तो देखो, हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 4 है। तो आपको लग सकता है कि ये एक फंक्शन है, क्योंकि एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। जैसे 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 4 है। लेकिन ये एक फंक्शन नहीं है। इसको मैं यहाँ पे एरो डायग्राम से सही से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ज़रा, हमने दोनों तरफ लिख दिया है, दोनों तरफ एक ही सेट हमें लेना था, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हमने देखा कि 1 जो है वो 2 से रिलेटेड है, 1 इज़ रिलेटेड टू 2, और 2 इज़ रिलेटेड टू 3, 2 3 से रिलेटेड है, और 3 किससे रिलेटेड है, 4 से। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, तो आसानी से हम इसे फंक्शन कह सकते थे। लेकिन डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी होता है। उसमें एक ऐसा शब्द लिखा है जो ये साबित करेगा कि ये फंक्शन नहीं है। तो उस वर्ड को मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। तो वो जो वर्ड है ना जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो है एवरी एलिमेंट। यहाँ से पढ़ेंगे हम, from a relation f from set A to set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। यहाँ पर बात की गई है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए की। सेट ए के हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ पे सेट ए का हर एलिमेंट रिलेटेड था, इधर भी सेट ए का हर एलिमेंट रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पर जो अभी हम कर रहे हैं इसको देखो ज़रा ध्यान से। क्या यहाँ पर सेट ए का एक एलिमेंट है 4, वो इधर किसी से रिलेटेड है? नहीं है। तो इसकी एक एलिमेंट बचा रह गया जिसकी कोई इमेज वहाँ पे बन ही नहीं रही है। तो यहाँ पर वो एवरी एलिमेंट वाली जो वर्ड है वो एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। तो आपको ये ध्यान देना होगा किसी भी रिलेशन को फंक्शन कहते समय कि सेट ए का हर एलिमेंट रिलेटेड होना ज़रूरी है। तो सेट ए के हर एलिमेंट की अगर यूनिक इमेज बन रही होती तो हम इसे फंक्शन कह सकते थे। अब 3 एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही है लेकिन चौथे एलिमेंट की इमेज बन ही नहीं रही है, तो हम इसे फंक्शन नहीं कह सकते, नॉट अ फंक्शन। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। अब मान लो डेफिनेशन हम पूरी पढ़ लें लेकिन इस शब्द पे ध्यान न दें तो हम गड़बड़ कर सकते थे, हम इसे फंक्शन कह सकते थे। आगे बढ़ते हैं, अपनी नॉलेज को और बढ़ाते हैं फंक्शन के बारे में। बी पार्ट करते हैं। चलिए खैर, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करेगा F2 को। तो F2 ये लिखा हुआ है यहाँ पर, सीधा ही मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना शुरू करता हूँ। देखिए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, अभी ये रिलेशन है, अभी हम इसे फंक्शन नहीं कह सकते, प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक फंक्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग x और y का जो सम है वो 5 आना चाहिए, और x और y दोनों यहाँ से लिए जाएंगे। तो पहला पेयर हम बनाएंगे 1 और 4। तो ये x है और ये y है, दोनों का सम कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। समझ गए होंगे आप। दूसरा पेयर देखो क्या बनेगा, 2, 3। तीसरा पेयर क्या बनेगा सोचो। तीसरा पेयर 3, 2 बन सकता है। इसका उल्टा x 3 हो जाएगा, y 2 हो जाएगा। और वैसे भी हमें x और y दोनों इसी में से लेने हैं। अभी भी इनका सम कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। और ये ऑर्डर्ड पेयर इस वाले ऑर्डर्ड पेयर से अलग है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं जब उनके फर्स्ट एलिमेंट भी सेम हो और सेकंड एलिमेंट भी सेम हो। लेकिन यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 2 है, वहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो ये दोनों अलग हैं। तो इसी तरह से हम इसको भी रिवर्स कर सकते हैं, 4, 1। और तुम सोच लो कि और कोई ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है या नहीं बन सकता। यहाँ से चेक कर लो अच्छी तरह। मान लो किसी ने 2, 4 ले लिया, तो उसका सम तो 6 आ जाएगा, जबकि सम हमें कितना चाहिए? 5 चाहिए। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि बस इतने ही ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। तो रिलेशन तो तैयार कर दिया। अब हमें डिसाइड करना है कि क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है या फिर नहीं है। तो करिए डिसाइड आप खुद ही। तो वैसे तो साफ नज़र आता है कि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है, 4 की इमेज 1 है। साफ दिखाई देता है।
और एक चीज़ और जो हमने पिछले सवाल में नोटिस की थी कि हर एलिमेंट रिलेटेड है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। इसको भी एक बार एरो डायग्राम बना के समझा देता हूँ। तो एरो डायग्राम के लिए ये मैंने बना दिए हैं। 1 4 से रिलेटेड है तो 1 को ऐसे ज्वाइन कर दिया जाएगा। 2 3 से रिलेटेड है तो 2 को 3 से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। 3 किससे रिलेटेड है 2 से तो ऐसे ज्वाइन कर दिया जाएगा। और 4 किससे रिलेटेड है 1 से तो ऐसे ज्वाइन कर दिया जाएगा। अब ध्यान से देखो कि हर एलिमेंट रिलेटेड है, हर एलिमेंट मतलब इधर ध्यान देना, उधर का कोई छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर के सारे कवर होने चाहिए। सेट ए का हर एलिमेंट की उधर एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी इमेज रिपीट नहीं हो रही है, सबकी अलग अलग इमेज मौजूद हैं, तो हम इसे एक फंक्शन कह सकते हैं। तो जब आप सवालों के जवाब देंगे तो आपके लिए केवल इतना कर देना काफ़ी होगा। इसी से आप डिसाइड कर लीजिएगा कि किसी एलिमेंट की 2 इमेज तो नहीं बन रही और सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो बारीक चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तभी सब सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। ये डायग्राम मैं केवल आपको समझाने के लिए बनाता हूँ, एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत नहीं है बनाने की, आप केवल इसी से डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आपने बना भी दिया तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा लगेगा बल्कि। तो इस तरह से हमने फंक्शन के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब अगले पेज पर देखिए फंक्शन के बारे में क्या लिखा हुआ है। इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ। एफ एक फंक्शन बनाया गया है सेट ए और सेट बी के बीच में, और ऑर्डर्ड पेयर के जो दोनों एलिमेंट हैं वो उस फंक्शन से अगर बिलोंग करते हैं तो एफ ए जो है वो हमेशा एफ बी के क्या होगा, इक्वल होगा। इनमें से बी को इमेज कहा जाएगा अंडर एफ, और ए को क्या कहा जाएगा, ए इज़ कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ एफ। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पर लिया जाएगा। तो अभी ये जो फंक्शन लिखा है इसको देखिए ज़रा, ए कोमा बी होंगे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, और उनके अंदर ये रिलेशन होगा कि बी जो है वो ए का डबल होगा, और ए और बी दोनों को एन से लिया जाएगा, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लिया जाएगा। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर ए की जगह 1 लिखा जाएगा तो बी जो है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से ए की जगह अगर 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, बी जो है वो 4 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6, बी 6 आ जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8, बी जो है वो 8 आ जाएगा। और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी ना ख़त्म होने वाला फंक्शन है। और एक चीज़ और है कि पहले बात तो उन्होंने दे रखा है कि एक फ़ंक्शन है, लेकिन आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बन रही है और इनफाइनाइट तक ऐसे ही होता रहेगा। 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 है। नए नए एलिमेंट आते रहेंगे और उनकी अलग अलग इमेज बनती रहेगी, और इधर का हर एलिमेंट उधर के हर एलिमेंट से क्या होगा, रिलेटेड होगा। ठीक है, ये बात हमने अभी समझी थी। फ़िलहाल हमें ये देखना है कि ये क्या चीज़ लिखी है, एफ़ ए इज़ इक्वल टू बी। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एफ़ ए की जगह अगर 1 लिख दिया जाए तो बी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। ए अगर यहाँ पर लिखते हैं आप तो बी की वैल्यू 2 आएगी। अगर F2 लेते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरह से F3 लेते हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरह से F4 लेते हैं तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो वो ये लिखा हुआ है एफ ए इज़ इक्वल टू बी। जो भी ए की वैल्यू होगी बी की वैल्यू उस रिलेशन के बेस पर यहाँ पर लिखी जाए। तो ये एफ ए इज इक्वल टू एफ बी को यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो यहाँ पे जितने भी सेकंड वाले एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब इमेज कहलाएंगे, और जितने भी फर्स्ट वाले एलिमेंट दिख रहे हैं ये सब क्या कहलाएंगे, प्री इमेज कहलाएंगे। तो फंक्शन के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ना। सबसे पहली कैटेगरी जो हमारे सामने है वो है रियल वैल्यूड फंक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको इसके डेफिनेशन लिखकर और फिर एक एग्जांपल देकर बताता हूँ कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अ फंक्शन विच हैज़ ईदर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट रेंज इज़ कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब कि अगर किसी फंक्शन की रेंज रियल नंबर होती है, मतलब रेंज के अंदर सारे ही रियल नंबर हमें मिलते हैं। आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि डोमेन रेंज क्या होते हैं। तो अगर किसी फंक्शन की रेंज में हमें सारे रियल नंबर ही मिलते हैं तो उस फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी फंक्शन के अंदर अगर रेंज में सारे रियल नंबर मिलेंगे तो हम उसे एक रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। और अगर किसी वजह से उसका डोमेन भी रियल नंबर हो जाता है, यानी कि डोमेन में भी रियल नंबर आ जाते हैं,
तब उसे कहा जाएगा एक रियल फंक्शन। तो इसको एक एग्जांपल की मदद से ही हम बेहतर समझ पाएंगे। फिलहाल हमने डेफिनेशन क्लियर कर लिया है कि अगर रेंज रियल वैल्यू हो जाए, रेंज के अंदर सारी रियल वैल्यू मिले तो फंक्शन कहलाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन। लेकिन अगर डोमेन भी रियल हो जाए, रेंज भी रियल हो जाए, तब उसे कहा जाएगा रियल फंक्शन। देखते हैं एक एग्जांपल। तो आप यहाँ पर अपने सामने लिखा हुआ एक फंक्शन देख रहे होंगे। ये फंक्शन नेचुरल नंबर्स के बीच में बना हुआ है, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो भी नेचुरल नंबर में से आएगी और जो y की वैल्यू आएगी वो भी नेचुरल नंबर में से आएगी। देखिए किसी भी फंक्शन को हम इस तरीके से लिखा करते हैं f(x) = y। तो इस हिसाब से देखा जाए तो y जो है वो किसके इक्वल होगा, 2x + 1 के। चीज़ों को बड़े ध्यान से देखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज हो सकते हैं। किसी भी फंक्शन को f(x) = y की फॉर्म में लिखा जाता है। y जो है वो रेंज को रिप्रेजेंट करता है और x रिप्रेजेंट करता है कोडोमेन को, डोमेन को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों के बारे में। तो y रिप्रेजेंट करेगा रेंज को और x जो रखेंगे आप वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, डोमेन को। तो ये जो हमें दे रखा है ना, इसके बेस पर हम कुछ वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर हमने 1 लिखा है x की जगह, तो उधर हमें क्या मिलेगा, 2 × 1 + 1 यानी कि 2 + 1 3 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 2 लिखेंगे तो 2 × 2 + 1 यानी कि हमें मिल जाएगा 5। इसी तरह से 3 लिखेंगे तो 2 × 3 + 1 कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। और जब हम इसको लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में तो इस तरीके से आ जाएगा कि 1, 3। अभी आपको पिछले पेज पर बताया गया था, यहाँ पर a होता है और वहाँ पे b मिलता है, यहाँ x होता है वहाँ पे y मिलता है। इसी तरह से 2, 5 हो जाएगा, इसी तरह से 3, 7 हो जाएगा। और ये ऐसे ही लगातार चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर लिखे हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते। तो ये वाला जो फंक्शन है ये ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। फिलहाल हमें ये देखना है कि क्या ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है या फिर नहीं है। तो हमें जितनी भी रेंज में वैल्यूज़ मिल रही है वो सारी रियल वैल्यूज़ हैं कि नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं रियल वैल्यू क्या होते हैं। रियल नंबर वो होते हैं जिनके अंदर नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल सारे नंबर आते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलने वाली सारी वैल्यूज़ रियल वैल्यूज़ हैं, इसीलिए हम इस फंक्शन को एक रियल फंक्शन कह सकते हैं। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि अगर यहाँ पर a रखा जाता है तो वहाँ पे हमें b मिलता है, इधर x रखते हैं तो उधर y मिलता है। यहाँ पे रखी जाने वाली सभी वैल्यूज़ को डोमेन कहा जाता है और वहाँ पे मिलने वाली सभी वैल्यूज़ को रेंज कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए डोमेन और रेंज क्या है, तो डोमेन ये है 1, 2, 3 और रेंज क्या है 3, 5, 7। ये हमने पिछली जो एक्सरसाइज थी रिलेशन की वहाँ पर भी पढ़ा था। फिलहाल रियल वैल्यूड फंक्शन वो होता है जिसमें रेंज जो आती है, रेंज के सभी नंबर्स कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। रेंज के सभी नंबर रियल होंगे तो फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाएगा। और अगर डोमेन भी रियल हो जाता है तो फिर उस फंक्शन को रियल फंक्शन कहा जाता है। और हम 11th क्लास में केवल रियल फंक्शन की ही स्टडी करते हैं। रियल फंक्शन के अलावा इमेजनरी फंक्शन भी होते हैं, उनकी स्टडी 11th क्लास में नहीं होती और ना ही 12th में होती। तो केवल रियल फंक्शंस की स्टडी यहाँ पर की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने ये समझ लिया कि जितने भी फंक्शंस की हम स्टडी करेंगे वो सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो रियल फंक्शंस होंगे, यानी कि उनका डोमेन भी रियल होगा और कोडोमेन भी क्या होगा, रियल होगा। तो सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन की। तो किसी भी आइडेंटिटी फंक्शन को f(x) = x से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पे मैंने r इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा फंक्शन, अब जितने भी फंक्शन हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे, उनका डोमेन भी रियल होगा और उनकी रेंज भी क्या होगी, रियल होगी। तो आइडेंटिटी फंक्शन को जब भी रिप्रेजेंट करना होगा f(x) = x से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब ये काम कैसे करेगा वो ज़रा समझ लीजिए आप। देखिए अभी आपको समझाया गया था कि f(x) = y भी लिखा जा सकता है, ये y वहाँ पर भी लिखा जा सकता है। तो इस हिसाब से x और y दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर आप x की जगह 1 लिखते हैं तो y भी आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। x की जगह 2 लिखते हैं तो y भी आपको 2 मिलेगा। x की जगह 3 लिखते हैं तो y भी आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसी तरह से x की जगह 100 रखेंगे तो y भी आपको 100 ही मिलेगा। यानी कि जो डोमेन होगा वही क्या होगी, रेंज होगी। इधर रखे जाने वाले सारे एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं और वहाँ पे जो रिज़ल्ट मिलता है वो सब क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो इस तरह से ये जो वैल्यूज़ निकली हैं, अगर हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करें तो ये जो पॉइंट हमें मिलेंगे वो क्या क्या होंगे, 1, 1,
और 2,2, 3,3। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म में ऐसे करके भी लिख सकते हैं जैसे हम रिलेशंस में लिखा करते थे। इसी तरह से 100,100, इसे तो मैं ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर पाऊंगा लेकिन बाकी सबको प्लॉट कर देता हूँ। तो हम ये देखेंगे कि ये जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है इसका ग्राफ कैसे बनता है। और अब हम ग्राफ के शुरुआत करने जा रहे हैं, और जब तक आप पढ़ेंगे 12th क्लास तक या उसके आगे तक, ये ग्राफ जो हैं आपको चीज़ों को समझने में बहुत अच्छी मदद करेंगे। इनसे डरिएगा मत। अगर आप इन ग्राफ से डर गए और आपने रटने की कोशिश की तो आप मैथ्स को नहीं समझ पाएंगे। मैथ्स को समझना हो 11th 12th का तो इसके लिए ग्राफ जो होते हैं वो मस्ट होते हैं। ग्राफ की समझ ज़रूरी होनी चाहिए आपको। तो ग्राफ बनाने के लिए इस तरह से हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाला, और वर्टिकल वाला वाई एक्सिस। ग्राफ से बिल्कुल डरना मत। अगर ग्राफ से डर गए तो 11th पास नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। या पास कर लोगे लेकिन सीख नहीं पाओगे कुछ भी, घिसे पिटे नंबर से पास होगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह की वैल्यूज़ लिख देता हूँ। तो इन वैल्यूज़ को लिखने के बाद अब पॉइंट प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो 1,1 है, जो कि यहाँ पे पड़ेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है 2,2। और ये देखो कि अगर हम यहाँ -1 ले लेते तो इधर हमें -1 भी मिल सकता था, यानी कि -1 एक और पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही इसमें आगे बढ़ेंगे तो 3,3 एक और पॉइंट मिल जाएगा। और फिर इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये एक आइडेंटिटी फंक्शन f(x) = x का ग्राफ है। तो आइडेंटिटी फंक्शन जब भी रिप्रेजेंट किया जाएगा वो f(x) = x से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जब भी उसका ग्राफ बनेगा, चाहे वैल्यूज़ कुछ भी हों, ग्राफ उसका हमेशा इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अब कोई बच्चा ये सवाल भी उठा सकता है कि क्या वो लाइन ऐसे नहीं आ सकती? तो बिल्कुल नहीं आएगी, आप ट्राई कर लीजिएगा, लाइन बस ऐसे ही जाएगी। ठीक है। अब अपनी बुक में भी देख लीजिए इसका ग्राफ कहाँ पर है। ये आपकी बुक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिटी फंक्शन, और ये इसका ग्राफ है। आइडेंटिटी फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने समझ लिया है। f(x) = x से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या उसका ग्राफ होता है ये भी समझ लिया है। अब किसी भी फंक्शन के बारे में दो चीज़ों को और समझना ज़रूरी होता है कि उस फंक्शन का डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है। तो आप खुद ही देख लो इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ज़रा ध्यान दो कि अगर मैं यहाँ पर f2/3 लिख देता हूँ तो वहाँ पे मुझे 2/3 मिले। जो मैं यहाँ लिखूँगा वही मुझे वहाँ पे मिले। जो भी रियल नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे वही रियल नंबर हमें वहाँ पे मिलेगा। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि इसका डोमेन क्या है। यहाँ पे रखी जाने वाली सभी वैल्यूज़ को डोमेन कहा जाता है। तो इसका डोमेन हुआ R, क्योंकि हम कोई भी रियल नंबर इसके अंदर पुट कर सकते हैं और वहाँ पे मिलने वाली जो वैल्यूज़ होंगी वो इसके जैसी ही होंगी, यानी कि इसका जो रेंज है वो भी क्या होगा, R होगा। तो इस तरीके से आइडेंटिटी फंक्शन की पूरी कहानी ख़त्म हो चुकी है। ये उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, ये उसका ग्राफ होता है, ये उसका डोमेन होता है और ये उसकी रेंज होती है। तो आइडेंटिटी फंक्शन को क्लियर करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन पढ़ते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो अब हम समझना शुरू करते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये फंक्शन भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है या फिर ये एक रियल फंक्शन होता है। तो R के बीच में ये बना हुआ होता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है f(x) = c से। और यहाँ पर c का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और y भी हम लिखते हैं। f(x) को हमेशा y के इक्वल लिखा जाता है। इसके अलावा जितने भी x हम यहाँ पर ले सकते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो x बिलोंग्स टू R हमने लिख दिया। अब इससे क्या क्या वैल्यूज़ हमें मिल सकती हैं वो देखिएगा ज़रा ध्यान से। इसको मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। f(x) = 5 भी लिख सकता हूँ मैं। इसके अलावा f(x) = -1 भी मैं इसको लिख सकता हूँ। कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। f(x) = c का मतलब यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब मान लो आप 1 लेते हैं आप यहाँ पे, तो वहाँ तो आपको 5 ही मिलेगा। यहाँ पर आप 2 ले लो, वहाँ तो 5 ही मिलेगा। ये चीज़ फिक्स होती है इस फंक्शन के अंदर। अगर आपने कुछ और भी ले लिया जैसे कि 1.2 तो भी आपको 5 ही मिलेगा। आप 100 ले लो तो भी आपको 5 ही मिलेगा। अगर फंक्शन ऐसे दिया हुआ है तो आपने अगर 2 लिया तो भी -1 मिलेगा, 3 लिया तो भी -1 मिलेगा, 4 लिया तो भी -1 मिलेगा। ये वैल्यू फिक्स रहती है और जो वैल्यू फिक्स होती है उसे कांस्टेंट कहा जाता है। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को f(x) = c से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं।
तो ग्राफ बनाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी हैं, एक्स और वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस। और ये जो इधर वाली वैल्यूज़ है ना, इनके बेस पर हम यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा ज़रा, देखिए अगर x 1 है तो y क्या है 5 है, x 1 है तो y 5 है, तो ये तो थोड़ा और ऊपर जाएगा। यहाँ पर x 1 है तो y 5 है, y 5 नहीं बोल रहा हूँ, y 5 है। x 2 है तो तब भी y 5 है। x की वैल्यू 1.2 है, 1.2 कहाँ पे पड़ेगी यहाँ पे, तब भी वो 5 ही है। 100 है, 100 आगे जाके पड़ेगा तब भी वो 5 है। 3 है तो भी 5 होगा, 4 है तो भी 5 होगा। अब इधर आ जाओ, -1 है तो भी 5 होगा, -2 है तो भी 5 होगा। अब इन सबको ज्वाइन कर देता हूँ। तो क्या समझे कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन होता है लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जो अभी हमने पढ़ा था आइडेंटिटी फंक्शन, उसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन था लेकिन वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन होता है लेकिन वो किसके पैरेलल होता है, हमेशा एक्स एक्सिस के। कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल ही रहेगा। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट फंक्शन को, f(x) = c से, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू फिक्स होगी वो ऐसी रहेगी, चाहे यहाँ पे तुम कुछ भी बदलते रहो। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हो गया, ग्राफ हो चुका है। अब क्या बचा सोचो, डोमेन और रेंज बच गए। इसके डोमेन और रेंज जो है उनको क्लियर करना पड़ेगा कि डोमेन और रेंज क्या होते हैं। तो देखिए डोमेन वो वैल्यूज़ होती हैं जो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो आप तो यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, इसीलिए इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, R होगा, R फॉर एनी रियल नंबर। लेकिन इसकी जो रेंज होगी वो फिक्स होगी, और फिक्स का मतलब कांस्टेंट, तो रेंज के अंदर कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो हर फंक्शन के बारे में 4 चीज़ों को क्लियर करिएगा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ग्राफ होता है, क्या डोमेन होता है और क्या रेंज होता है। ये बेहतरीन जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है, आपको ये जीनियस बना देगी मैथ्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन की जो अगली टाइप है ना वो है पॉलिनोमियल फंक्शन, और इसको हम अगले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ेंगे और भी बहुत सारे फंक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कि रेशनल फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, तो अभी मैं आज नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो सकता है। तो तब तक, जब तक मैं इन फंक्शन को पढ़ाना शुरू करूं, मतलब परसों तक, तब तक आप जो आज पढ़ा है उसकी अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा। तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या था, फंक्शन था। फंक्शन क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं, और हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज वहाँ पर होती है। ये भी हमने ध्यान दिया कि हर एलिमेंट डोमेन का उधर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, या सेट ए का हर एलिमेंट इधर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इधर का कोई छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उधर का सब एलिमेंट जुड़े हुए होने चाहिए। इसके बाद हमने क्वेश्चंस किए कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए, ये भी सवाल ही था। इसके बाद हमने फंक्शन के बारे में कुछ और चीज़ों को जाना, जैसे ए और बी होते हैं, तो ए जो है वो यहाँ पे लिखा जाता है, बी वहाँ पे मिलता है, एक्स यहाँ पे लिखा जाता है, वाई वहाँ पे मिलता है। इमेज और प्री इमेज के बारे में पढ़ा। इसके बाद पढ़ना शुरू किया। इसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में सबसे पहले रियल वैल्यूड फंक्शन आया, बल्कि हमें सारे जो फंक्शन स्टडी करने हैं 11th क्लास में वो सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शन ही होंगे। इसके बाद हमने आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने कांस्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ा, और आज बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में या अगले लेक्चर में। तब तक आप इसकी अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।